हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आपका स्टैटिक फार्मेसी क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्किंसन डिसीज के बारे में। आज की वीडियो हमारी थ्योरी क्लास रहेगी। पार्किंसन डिसीज के ऊपर हमारी थ्योरी क्लास रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्किंसन डिजीज, इसको हम शेकिंग पाल्सी भी बोलते हैं। शेकिंग पाल्सी। पार्किंसन डिसीज हमारी 1817 में जेम्स पार्किंसन ने डिस्कवर करी थी, इसलिए हम इसको पार्किंसन डिसीज बोलते हैं। जो पार्किंसन जो साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने नाम पे एक डिजीज का नाम दिया पार्किंसन डिजीज। ठीक है, तो अब पार्किंसन डिजीज में होता क्या है? इस ये पार्किंसन डिसीज है जो ये सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज आफ्टर अल्जाइमर। सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है हमारी? अल्जाइमर डिजीज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अल्जाइमर डिजीज हमारी फर्स्ट है। पार्किंसन डिसीज में होता क्या है? हमारे जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, मोटर मतलब मोबिलिटी, हमारी मूवमेंट, वो इनहिबिट हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे अब ये होती किसमें है? ओल्ड एज पीपल में होती है, ज्यादातर ओल्ड एज पर्सन में ही होती है। अब जैसे आप लोगों ने ओल्ड एज पर्सन को देखा होगा, हल्के हल्के ऐसे कांपते हुए चलते हैं, तो ऐसे छड़ी पकड़ी हो तो उसको ऐसे शेक करती रहेगी, तो उसको बोलते हैं शेकिंग हो रही है उनकी। ठीक है, तो वो क्या है? पार्किंसन डिजीज, मतलब उनको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब यही अगर किसी यंग पीपल में हो जाए तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो पार्किंसन डिजीज हमारी धीरे धीरे एक टाइम के साथ बढ़ने वाली डिजीज है, जो हमारे ओल्ड एज में आफ्टर 60 यूजुअली ये हमारी देखी जाती है। आफ्टर 60 हमारी मूवमेंट है वो कम होने लग जाती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? हमारा जो हमारी पीढ़ी है, पार्किंसन डिसीज है, इसमें हमारी मूवमेंट कम हो जाती है, रिजिडिटी बढ़ जाती है। रिजिडिटी, ट्रेमर्स आते हैं। ट्रेमर मतलब शेकिंग, ऐसे कंपन, कंपन नहीं होते, कंपन छूटना, कंपन कपकपी जैसा लगना, वैसे रिजिडिटी है, ट्रेमर्स है हमारे। मूवमेंट इनहिबिट हो जाती है, मूवमेंट इनहिबिशन हो जाता है इसके अंदर। कोई भी एक बेसिक काम हम नहीं कर पाते, हम डिपेंड हो जाते हैं, मतलब चल नहीं पाते, हैंड को मूव नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। ये सब कुछ हमारा होता है पार्किंसन डिसीज में। अब ये होता क्यों है और कैसे होता है? ठीक है, पार्किंसन डिसीज में हमारा देखा गया है कि हमारा ब्रेन का एक पार्ट है, ब्रेन में भी हमारा मिड ब्रेन का पार्ट है, बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया, ठीक है, बेसल गैंग्लिया हमारे मिड ब्रेन का पार्ट है, जिसमें क्या देखा गया है? एक पार्किंसन डिसीज का जो पेशेंट है, उसके ब्रेन में क्या देखा गया है कि जो बेसल गैंग्लिया है, उसके अंदर हमारे डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स मतलब डोपामिन के जो न्यूरॉन है, जो डोपामिन बनाते हैं और रिलीज करवा रहे हैं, उनका डीजेनरेशन होना शुरू हो जाता है। डीजेनरेशन मतलब वो डिस्ट्रॉय होने, खत्म होने शुरू हो जाएंगे, मतलब वो वर्क नहीं कर पाएंगे। और ये जो डीजेनरेशन है, ये इरिवर्सिबल होता है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ये अगर वो जो न्यूरॉन डीजेनरेट हो गए, वो हो गए, नए बना लो जाए, लेकिन पहले वाले रिवर्स नहीं होंगे। इरिवर्सिबल डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का डीजेनरेशन होता है हमारे पार्किंसन डिसीज में। अब ये क्वेश्चन वाली बात हमेशा रहती है यहाँ पे कि सिर्फ डोपामिन के ही क्यों होते हैं? अब बेसल गैंग्लिया किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारी मूवमेंट के लिए, स्मूथ मूवमेंट के लिए। स्मूथ मतलब इजी मूवमेंट के लिए, ईज ऑफ मूवमेंट के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल है बेसल गैंग्लिया। ठीक है, बेसल गैंग्लिया हमारा ईज ऑफ मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? चलो पहले हम साइन एंड सिम्टम देखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। अब ये सिम्टम्स है, सिम्टम्स क्या रहेंगे? मोटर इम्पेयरमेंट्स, मतलब मूवमेंट से रिलेटेड क्या रहते हैं यहाँ पे सिम्टम, और नॉन मोटर इम्पेयरमेंट से रिलेटेड, जो अल्टीमेटली जो मोटर इम्पेयरमेंट है, वो अल्टीमेटली विच लीड टू नॉन मोटर इम्पेयरमेंट।
को लीड कर जाते हैं। मतलब ये अगर बढ़ती गई तो वो नॉन मोटर इम्पेयरमेंट पे भी पहुंच जाएंगे। मोटर इम्पेयरमेंट है, सबसे पहले आता है ब्रेडिकाइनेशिया, फिर आते हैं हाइपर सलाइवेशन, पोस्चरल इम्बैलेंस, पोस्टर हमारा खराब हो जाएगा, ट्रिमर्स आते हैं, मस्कुलर रिजिडिटी, मसल रिजिड हो जाती है हमारी, वॉकिंग डिफिकल्टीज, वॉक करने में डिफिकल्टीज आती है, और फ्रीजिंग ऑफ मूवमेंट, एक जगह ऐसे खड़े ही रहे तो खड़े ही रह गए, मूव नहीं कर पा रहे बेसिकली वहां पे। नॉर मोटर मतलब मूवमेंट से रिलेटेड जो नहीं होंगी बट होंगी वो भी पार्किंसन में, व्हाट इज दैट इज योर कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, मतलब याद करने की शक्ति या लर्न करने की जो एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाएंगे। जो हमने देखा है कि ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको ये सब सारी प्रॉब्लम होती है, मोटर मूवमेंट उनको मूव करने में प्रॉब्लम होती ही है, प्लस उनके नॉन मोटर जैसे उनको कोग्निटिव भूलने लग जाते हैं, लर्निंग पावर नहीं रहती, स्लीपिंग डिसऑर्डर होते हैं, नींद नहीं आती उनको, मूड डिस्टर्बेंस होते हैं, मूड उनका डिस्टर्ब रहता है, जीआई ट्रैक्ट के इशू रहते हैं इसमें, स्वेट एंड ओल्फैक्टरी डिसऑर्डर हो जाते हैं उनको, एंजाइटी एंड डिप्रेशन होता है, एंड पेन भी होता है। ठीक है, तो इसके स्टेजेस क्या रहते हैं, पार्किंसन की जो डिसेबिलिटी हो जाती है इसके स्टेजेस क्या रहेंगे हमारे पास, फर्स्ट स्टेज से फिफ्थ स्टेज तक क्या रहता है इसमें, यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट ओनली, यूनिलेटरल मूवमेंट रहती है जिसमें क्या रहता है, मिनिमल और नो फंक्शनल इम्पेयरमेंट, इसमें ज्यादातर कोई फंक्शन की मतलब मूवमेंट की कोई जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो नहीं आती, इतनी ज्यादा नहीं आती, थोड़ी बहुत रहती है, अगर रहती है तो। स्टेज टू में क्या रहता है, बायलेटरल हो जाता है इन्वॉल्वमेंट विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ बैलेंस, बैलेंस की हमारे पास इम्पेयरमेंट नहीं होती बट मूवमेंट में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, स्टार्ट हो जाएंगी मूवमेंट में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने। स्टेज थ्री, एविडेंस ऑफ पोस्चुरल इम्बैलेंस, अब जो हमारा पोस्चर है बैलेंस है मतलब वो इम्बैलेंस होना शुरू होगा, सम रिस्ट्रिक्शंस इन एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज हम नहीं कर पाएंगे, कैपेबल ऑफ लीडिंग इंडिपेंडेंट लाइफ, अभी यहाँ तक हम इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, अभी हमें डिपेंड नहीं हुए किसी के ऊपर, माइल्ड टू मॉडरेट डिसेबिलिटी है ये। सेवरल फोर में, सॉरी स्टेज फोर में सेवरली डिसेबल्ड, थोड़े बहुत हम डिसेबल होना शुरू हो जाते हैं, डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं दूसरे पर्सन पे, वॉक नहीं कर पाते, स्टैंड असिस्टेड, हम खड़े नहीं हो पाते ढंग से, एंड सिग्निफिकेंटली इनकैप्सिकेटेड हम रह जाते हैं, मतलब मूवमेंट मतलब एक पर्सन के ऊपर हम डिपेंड हो गए। स्टेज फोर में, स्टेज फाइव इज द लास्ट स्टेज ऑफ पार्किंसन, रिस्ट्रिक्टेड टू बेड, अब इस पे पर्सन बेड पे ही आ गया, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा, उसको टोटली वो किसी पे डिपेंड हो गया, व्हील चेयर अनलेस एडेड, अब व्हील चेयर भी इसमें हो जाती है यूज। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या बता रही थी कि जो तुम्हारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, हमारी मोटर जो कोटेक्स है हमारा, स्टार्टिंग आते हैं तो कोटेक्स है मतलब हमारे ब्रेन का पार्ट जो कोटेक्स है, मोटर कोटेक्स है जो, वो हमारे पास सिग्नलिंग किसके पास भेजता है, बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया, अब इसने कुछ हमें सिग्नल दिया, कोर्टेक्स ने मूवमेंट का सिग्नल दिया, बेसल गैंग्लिया ने उसको लिया, उसके बाद क्या होगा, बेसल गैंग्लिया फिर उसको रिवर्ट बैक करके कोर्टेक्स के पास भेजता है, कोर्टेक्स क्या करेगा हमारे पास यहाँ पे स्पाइनल कोड के पास उस इंफॉर्मेशन को भेजेगा, मूवमेंट, अब देखो एक मूवमेंट करने में कितनी सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद स्पाइनल कोड क्या करेगा, अल्टीमेटली वो हमारी मूवमेंट को शो करवाएगा, मूवमेंट, मूवमेंट यहाँ पे हमें शो होगी। ठीक है, सबसे पहले कोटेक्स, कोटेक्स का मोटा कोटेक्स है, उसने कुछ सिग्नल दिया बेसल गैंग्लिया को, जो हमारा मिड ब्रेन का पार्ट है, बेसल गैंग्लिया ने उसको रिवर्ट बैक करके कोटेक्स के पास भेजा, फिर वो जो रिवर्ट बैक होके उसके पास बेसल गैंग्लिया से इंफॉर्मेशन आई है, जो भी सिग्नलिंग हुई है बेसिकली, वो कोटेक्स ने किसके पास भेजी, स्पाइनल कोड के पास, स्पाइनल कोड ने वो अल्टीमेटली हमारी मूवमेंट कराई, मतलब इफेक्टर न्यूरोन इस पे हेल्प हुए, इफेक्टर और एफेक्टर न्यूरॉन्स होते हैं ना हमारे पास, एफेक्टर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, जो लेके जाते हैं इन्फॉर्मेशन, ई फैक्टर जो उसी न्यूरॉन को हमारी जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसी को रिवर्ट बैक मतलब वापस लेके आएंगे, तो अल्टीमेटली हमारी मूवमेंट है। अब होता क्या है इसमें कि जो बेसल गैंग्लिया से जो आउटपुट हमें मिल रहा है, वेट में मेंशन कर लूं, बेसल गैंग्लिया से जो बेसिकली हमें आउटपुट मिल रहा है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ गई, कोटेक्स ने तो अपना काम कर दिया, सिग्नल भेज दिया, वन पर्सन वो मूव करना चाह रहा है,
बट वो मूव नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि बेसल गैंग्लिया से जो कोर्टेक्स में हमारा आउटपुट जा रहा है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? कि जो डोपामिन था, जो रिस्पॉन्सिबल था हमारे डोपामिन था जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? हमारी मूवमेंट के लिए। उसके जो न्यूरॉन्स हैं वही हमारे यहाँ पे डिजनरेट होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से आउटपुट हमें नहीं मिल पाया, आउटपुट कोर्टेक्स तक गया ही नहीं। आउटपुट कोर्टेक्स तक जाएगा नहीं तो मूवमेंट कहाँ से होगी? कोर्टेक्स स्पाइनल कॉर्ड के पास क्या भेजेगा? स्पाइनल कॉर्ड आगे मूवमेंट कैसे करेगा? ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड। ये है हमारा बेसल गैंग्लिया। बेसिकली हमारा ये हमारा ब्रेन है, ये कोर्टेक्स पार्ट है हमारा, ये सारा कोर्टेक्स है। ठीक है, येलो में दिखा रही हूँ। ये हमारा रेड में क्या है? बेसल गैंग्लिया, जिसमें हमारी प्रॉब्लम होती है। रिलेटेड स्ट्रक्चर इससे रिलेटेड ब्लू में स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेसल गैंग्लिया पूरा है, इसके अलग अलग पार्ट होते हैं बेसल गैंग्लिया के। बेसल गैंग्लिया के हमारे कोडेड न्यूक्लियस रहता है, इसके अंदर ये सारे मिलके हमारा सिग्नलिंग पास करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सिग्नलिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं सिग्नलिंग के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगी। अभी इस वीडियो में मैं नहीं बनाऊंगी तो बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो। ठीक है। तो कोडेड न्यूक्लियस जो है हमारा, इसका बेसल गैंग्लिया का पार्ट है। ग्लोबस पैलिडस रहेगा, प्यूटामेन रहेगा, थैलेमस रहेगा, सब थैलेमिक न्यूक्लियस रहेगा, मैग्डाला रहेगा। मैग्डाला इज द ब्लू पार्ट। बेसल गैंग्लिया के बेसिकली यहाँ तक सब थैलेमिक्स तक पार्ट है। सब्सटेंशिया नाइग्रा में हमारे बेसल गैंग्लिया का पार्ट होता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, जिसमें हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन स्पेसिफिकली देखे गए हैं कि डिजनरेट होने सबसे पहले स्टार्ट हो जाते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा में। सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसमें हमारे डोपामिन के न्यूरॉन धीरे 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 डीजनरेट होने शुरू हो गए। ठीक है, ये ओल्फैक्टरी ट्यूबरकुलर वेंट्रिकल पैलिडम ये इसके पार्ट नहीं है, ये हमने इसमें हम इतना नहीं पढ़ते। ये सिग्नलिंग में बेसिकली हमारा लिम्बिक सिस्टम का पार्ट नहीं है, सिग्नलिंग में हेल्प नहीं करते। ये वाला कोडेड न्यूक्लियस, ग्लोबस पैलिडस, प्यूटम एंड थैलेमस, थैलेमिक न्यूक्लियस एंड प्लस सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये बेसिकली हमारा मूवमेंट से रिलेटेड जो भी सिग्नल आते हैं हमारे पास उसमें काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये हमारा देखें मोटर सिम्टम है, नॉन मोटर सिम्टम। नॉन मोटर में जैसे मैंने बताया था ट्रिमर, रिजर, ब्रेडिकाइनेशन, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन है, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगा, जीआई ट्रैक्ट हो जाएगा, जीआई ट्रैक्ट के इश्यूज हो जाएंगे, उसको डिप्रेशन हो जाएगा, पेन हो, एंग्जाइटी होगी, ये सब कुछ। ठीक है, तो ये हमारा ये रहा देखो, ये बेसल गैंग्लिया हमारा पूरा ब्रेन है, नॉर्मल ब्रेन है। ठीक है, पीडी मतलब पार्किंसन डिसीज में क्या हुआ, ये जो कलरफुल सारा पार्ट दिख रहा था ये धीरे धीरे डीजनरेट होना शुरू हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है, छोटा सा थोड़ा सा पार्ट रह गया। और ये अलग अलग मशीन के साथ ये इसको दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। बेसिकली क्या दिखाया गया कि जो बेसल गैंग्लिया है हमारा, उसकी डिजनरेशन होनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये अच्छे से दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे कम दिख रहा है, फिर मतलब वो सिकुड़ गया है, डिजनरेट हो गया यहाँ पे न्यूरॉन्स। उन्होंने कोई कलर जो फ्रीक्वेंसी कुछ शो ही नहीं करा। नॉर्मल नॉर्मल में किए है पीडी, और पीडी में क्या हुआ देखो, ये ऐसे छोटा हो गया, बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। इसमें नॉर्मल में देखो ये ऐसे है, और ये पूरा पीडी में ये पूरा का पूरा बढ़ गया है, तो बहुत सारा हो गया। मतलब इन्फ्लामेशन जो थी वो न्यूरॉन्स धीरे धीरे यहाँ से फैलते हुए पूरे ब्रेन में डिजेनरेशन शुरू करते हैं। न्यूरोसिस सब्सटेंशिया नाइग्रा भी सब्सटेंशिया नाइग्रा में है। इसमें हमारे पास अब ये क्या है, रीजन है हमारे, या कुछ हमने मैनिफेस्टेशन या कुछ रीजंस देखे हैं पार्किंसन डिजीज के कि ये हो जाते हैं। ठीक है, सब्सटेंशिया नाइग्रा में बताया सब्सटेंशिया नाइग्रा तो मैंने बता ही दिया। सब्सटेंशिया नाइग्रा में डिजनरेशन हो रही थी, मैंने डोपामिन की बताया था। क्यों हो रही है वो? क्योंकि क्या होता है, सिन सिन अल्फा सिनक्लीन जो है हमारा, ये क्या करता है, इसके जो ये प्रोटीन है इसके फोल्डेड प्रोटीन के हमारे पास क्लस्टर्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं लुई बॉडीज। ये इन न्यूरॉन्स में लुई बॉडीज बननी शुरू हो जाता है। कुछ न्यूरॉन्स में हमने देखा है कि जो सस्पेंशन नाइग्रा के जो न्यूरॉन्स है, कुछ न्यूरॉन्स में डीजनरेशन होने से पहले लुई बॉडीज बननी शुरू हो जाती है अल्टीमेटली, जिसकी वजह से न्यूरॉन की डेथ होगी, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन खत्म हो गए। तो लुई बॉडीज है, अल्फा सिंक्लिन की जो मिसफोल्डेड ये प्रोटीन है, मिसफोल्ड होना शुरू हो जाता है किसी वजह से, जिसकी वजह से इसके क्लस्टर बन गए। तो क्या मतलब ओलिगोमर्स बन गए इस प्रोटीन के, अल्फा सिंक्लिन के हमारे पास ओलिगोमर्स बन गए, जो कि अल्टीमेटली लुई बॉडी बनाते हैं। जो छोटे छोटे येलो और ब्लू पार्ट दिख रहे हैं ना, क्लस्टर से लुई बॉडी है, जिसकी वजह से हमारी डिजनरेशन
होती है, साइटोकाइन्स भी रिलीज होने लग जाते हैं इसके अगेंस्ट, इसकी वजह से और ज्यादा न्यूरो डिजनरेशन होती है और डोपामिन की डेफिशिएंसी अल्टीमेटली हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो डोपामिन की डेफिशिएंसी तो होनी है, वो रिलीज ही नहीं हो रहा, तो हमारे पास सिग्नलिंग कैसे होगी? अगर डोपामिन न्यूरो ट्रांसमीटर ही अगर हमारा रिलीज नहीं हो तो सिग्नलिंग नहीं हो पाएगी हमारे पास। ठीक है, और एक ये प्लस एक और डायग्राम है पार्किंसन डिसीज का, जैसे ये देखो, ये बेसिक गैंग्लिया नॉर्मल, और ये क्या हो गया, देखो छोटा छोटा सा हो गया बिल्कुल, ये कितना सही था कलरफुल, ये ऐसे हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी इसके हमारे क्या रहता है, डी सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट रीजन डोपामीन का क्या हुआ, डिजेनरेशन हो गया, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का डिजेनरेशन हो गया। उसके लिए अलग अलग थे, लुई बॉडी की वजह से भी हो सकता है, लुई बॉडी के क्लस्टर बन गए, प्लस हमारे पास एक और रीजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले में पढ़ते हैं। डिजेनरेशन ऑफ द डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स इन सब्सटेंशिया नाइग्रा ऑफ द मिड ब्रेन, क्या रहता है, डिजेनरेशन शुरू रहता है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन के मिड ब्रेन में, किसमें, सब्सटेंशिया नाइग्रा इन बेसल गैंग्लिया, disrupts the normal balance between dopamine and acetylcholine। अब ये क्या कर, अब सब्सटेंशिया नाइग्रा में डोपामिन, अब डोपामिन कम हो गया। अब हमेशा याद रखना कि डोपामिन और एसिटाइलकोलिन ये ऐसे तराजू है ना, ये ऐसे बैलेंस में चलते हैं। डोपामिन अगर कम हुआ तो एसिटाइलकोलिन ने बढ़ जाना है, एसिटाइलकोलिन कम हुआ तो डोपामिन ने बढ़ जाना है, ये हमेशा साइमल्टेनियसली चलते हैं। अब इस केस में क्या हो रहा है हमारे पास कि डोपामिन तो हमारा कम हो गया, तो अल्टीमेटली कौन बढ़ जाता है, एसिटाइलकोलिन भी हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। एसिटाइलकोलिन के बढ़ने की वजह से भी अल्टीमेटली क्या होता है, हमें कुछ पुअर सिम्टम्स या पुअर मोटर मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो अल्टीमेटली इसको और वर्स कर देते हैं। इम्पेयर्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट कंट्रोलिंग, एक्स्ट्रा पिरामिडल जो और है ट्रैक्ट है, जो इसको भी इम्पेयर कर देता है। लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल, मोटर न्यूरॉन्स में हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, जिसकी वजह से ट्रिमोडिजिबिलिटी एंड एक्टिनेशिया, एक्टिनेशिया मतलब च्यूइंग कैपेसिटी, जो हमारे पे च्यू भी नहीं कर पाते हम। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड मैंने बता दिया आपको। लुई बॉडीज का थोड़ा सा देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लुई बॉडीज। अब लुई बॉडीज सल्फा साइक्लिन सिंक्लिन की वजह से हो रही थी। मोटर न्यूरॉन है हमारा, ये जो लुई बॉडीज हमारी यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा कि लुई बॉडीज का क्लस्टर है, कैसे अल्फा सिंक्लिन मोनोमर है, इसने बनाया और ये बहुत सारे ओलिगोमर बन गए, प्रोटोफिब्रिल ओलिगोमर बन गया, और अल्फा सिंक्लिन फिब्रिल एग्रीगेट, ये बहुत सारे अल्फा सिंक्लिन के हमारे पास जो ये प्रोटीन से एग्रीगेट हो गए, शुरू हो गए लुई बॉडी में। लुई बॉडी अल्टीमेटली यहाँ पे ब्लॉकेज प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से हमारे न्यूरॉन्स डिजेनरेट होने शुरू हो जा रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर सिग्नलिंग पाथवे नहीं मिल रहा। अब इसके अंदर एक और हमारे पास रीजन होता है, लास्ट रीजन एक और रीजन होता है कि हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, अब हम माइटोकॉन्ड्रिया पता है पावर हाउस ऑफ सेल है, पावर हाउस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी इम्पेयरमेंट हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे डिसरप्ट हो जाता है लुई बॉडी की वजह से। लुई बॉडीज क्या करती हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को भी डिसरप्ट कर देती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया डिसरप्ट हुआ तो सेल को एनर्जी नहीं मिल रही, माइटोकॉन्ड्रिया डिसरप्ट की वजह से सेल डोंट हैव प्रॉपर एटीपी सप्लाई नहीं हो रहा सेल को। ठीक है, जिसकी वजह से भी हमारी अल्टीमेटली न्यूरो डिजेनरेशन हो रही है। इसके पीछे का रीजन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जैसे ये अजम्पशंस लगाई गई हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के इफेक्ट की ड्यू बॉडी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया पे भी इफेक्ट होने की वजह से हमारी जो ड्यू न्यूरोडिजेनरेशन है वो हो रही है। अभी इसी पे बात पे भी रिसर्च चल रही है कि एक तो अभी तक हमें सिर्फ ये डोपामिन पे ही क्यों इफेक्ट कर रही है, एक तो ये रीजन नहीं पता चला बाकी न्यूरॉन्स पे क्यों नहीं इफेक्ट कर रही, ग्लूटामेट के भी है हमारे पास, एसिटाइलकोलिन के भी है, ठीक है, गाबा के भी कितने सारे हैं, इस पे क्यों एक्ट करती है। तो अभी ऐसा कुछ पता चला नहीं है। चलो, बाकी साइंटिस्ट हमारे बहुत अच्छे हैं, वो कब कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकाले लेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, थोड़ी सी लेंदी होगी ये वीडियो, बट आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और अगर आपको बेसल गैंग्लिया वाली जो सिग्नलिंग है, मोटर न्यूरॉन्स की जो सिग्नलिंग है एसिटाइलकोलिन में, अगर आपको समझनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए ध्यान रखें, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी रहेगी हमारे एंटी पार्किंसन ड्रग्स के ऊपर, जो हमारी ड्रग्स अभी तक मार्केट में अवेलेबल है पार्किंसन को ट्रीट करने के लिए। थैंक यू।